हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। तो स्टार्ट करते हैं एक कंडक्टर से। सपोज मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर यहाँ से ये वायर है। कंडक्टर के एंडिंग पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए एंड बी। सपोज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो फ्रॉम ए टू बी है। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम ए टू बी। अब इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज है वो ए से बी की ओर जा रहा है, या तो ऑपोजिट बोल सकते हो आप। इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स बी टू ए आ रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं फ्री कर दूं तो वो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, हैंस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैं वोल्टेज V भी बोल सकता हूँ, वो बनेगा VA माइनस VB, और ये रहेगा ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 क्यों रहेगा? क्योंकि VA इज ग्रेटर देन VB है। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं चार्ज की, कि यहाँ से यहाँ पे चार्ज कितना फ्लो करेगा। क्योंकि अगर हमें एनर्जी तक पहुँचना है तो अब एनर्जी का मतलब क्या रहेगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो सपोज इन टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी चार्ज flowing through conductor is delta Q। ओके, डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में चार्ज फ्लो हो रहा है डेल्टा Q। तो डेल्टा Q इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ? डेल्टा Q इक्वल टू हम बोल सकते हैं I इंटू डेल्टा टी, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा टी। ओके, ये हमें पता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस आया होगा? यहां से ये डेल्टा क्यू चार्ज सपोज फ्रॉम ए टू बी जा रहा है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस आएगा? वो कांस्टेंट रहेगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, ये सब बात कर लेते हैं। चलो तो बात करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। तो डेल्टा U इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो यहाँ पे ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। U फाइनल क्या होगी? तो U फाइनल यहाँ पे चार्ज और यहाँ का पोटेंशियल का मल्टीप्लिकेशन। तो आपको मिलेगा डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q चार्ज है और पोटेंशियल है VB। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्ज कितना है? डेल्टा Q कहाँ से आया था? A से B पे। तो फाइनली यहाँ पे चार्ज है और यहाँ का पोटेंशियल है VB। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगी। सेम वे अगर मुझे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होगी? A पोजिशन पे। तो डेल्टा Q इंटू क्या आ जाएगा? VA। तो यहाँ पे माइनस ऑफ डेल्टा Q इंटू VA। डेल्टा Q कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? VB माइनस VA। चलो डेल्टा Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं? I इंटू डेल्टा टी, और VB माइनस VA। यहाँ पे ध्यान दो, V इक्वल टू VA माइनस VB, हमें चाहिए VB माइनस VA, तो ये हो जाएगा माइनस V।
इन शॉर्ट ये हमें मिला माइनस आई वी डेल्टा टी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मिल रही है, ठीक है ना, क्योंकि V तो पॉजिटिव है, देखो V इज ग्रेटर देन 0, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव, V पॉजिटिव, टाइम ड्यूरेशन तो पॉजिटिव होगा ही, मतलब ये नेगेटिव साइन है और बाकी की जो वैल्यू है वो पूरी पॉजिटिव है, तो ये जो टोटल अमाउंट है वो नेगेटिव आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल पोजीशन पे है वो लेस देन पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जाने में डिक्रीज हुई। अब यहाँ से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, बट टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, ये हमें पता है, ठीक है ना। अब हम एक सिचुएशन की बात करते हैं जो आइडियल है कि इलेक्ट्रॉन्स है वो पास हो रहे हैं विदाउट कोलिजन्स। हम मान के चलते हैं कि अभी रेजिस्टिविटी नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो विदाउट कोलिजन्स क्या होगा, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है जो एक्चुअली प्रैक्टिकली आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अगर हम मान लेते हैं कि कोलिजन्स हो ही नहीं रहे हैं तो क्या होगा, तो ये जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है उतनी ही इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो विदाउट कोलिजन्स डेल्टा के इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो डेल्टा के इक्वल टू आई वी इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से चार्ज धीरे धीरे बी की ओर मूव कर रहा है, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी स्पीड बढ़ रही है, और स्पीड इंक्रीज होती है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन हो रही है। बट प्रैक्टिकली हमने देखा था स्पीड इंक्रीज नहीं होती थी, वो कांस्टेंट थी, ठीक है ना। प्रैक्टिकली हमने देखा था, सॉरी ये जो प्रीवियस थियरीज में देखा था आपको पता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कांस्टेंट थी। क्यों? क्योंकि कोलिजन की वजह से वेलोसिटी कंटिन्यू इंक्रीज डिक्रीज होती थी, तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू थी वो हमें कांस्टेंट मिलती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर ये पॉसिबल है तो कब, जब कोलिजन नहीं है। अगर कोलिजन है तो ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट नहीं हो रही है, वो किसी और फॉर्म में डिसिपेट हो रही है, ठीक है। तो hence K is increasing and velocity is also increasing, okay, but in reality Vd is constant due to multiple collisions, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आप लिख सकते हो, hence K is increasing and K मतलब काइनेटिक एनर्जी मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, and velocity is also increasing, but in reality Vd is constant, drift velocity is constant due to multiple collisions। बहुत सारे collisions की वजह से ये जो drift velocity है, मतलब एवरेज ऑफ ऑल वेलोसिटीज, वो कांस्टेंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, किसी और फॉर्म में वेस्ट हो रही है। कौन से फॉर्म में वेस्ट होगी? हीट एनर्जी के फॉर्म में, ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो बनेगी हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी है वो एनर्जी डिसिपेटेड है, क्योंकि वो एनर्जी उतनी हमारी लॉस हो रही है, ठीक है ना। तो
यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, फिर नेक्स्ट फ्रेम में मैं ये डिराइव करने वाला हूँ कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है वो हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, और फिर पावर के फॉर्मूलाज। अभी बात करते हैं अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डिसिपेटेड। कितनी हीट एनर्जी यहाँ पे जनरेट हो रही है, डेल्टा डब्ल्यू, ये यहाँ पे इन टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी आएगा, ठीक है ना। डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में इतनी जनरेट हो रही है। टाइम अगर इंक्रीज करते जाओ, ये हो सकता है हीट एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाए। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू बना आई वी डेल्टा टी, जो पहले था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, बट वो तो पॉसिबल है नहीं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि वी डी इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब जो भी डिक्रीज हुई पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। ओके, तो ये एक तरह से आप बोल सकते हो एनर्जी लॉस है। ये क्या है, एनर्जी लॉस। अब बात करते हैं पावर लॉस की। पावर डिसिपेटेड, ओके, और जो पावर लॉस बोल सकते हैं उसको हम या तो बोल सकते हैं ओहमिक लॉस, ठीक है। तो पावर इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी, या तो आप बोल सकते हो एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम ड्यूरेशन, तो ये हो गया आई वी डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसल आउट, पावर का फॉर्मूला मिला आई इंटू वी। यहाँ से ये डिराइव हुआ। 10th स्टैंडर्ड में आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ते थे, P इक्वल टू वी आई। ओके, P इक्वल टू आई इंटू वी, तो ये हो गया पावर लॉस का फॉर्मूला। अब ऐसे दूसरे फॉर्म्स हम बना सकते हैं, V इक्वल टू आई आर रख दो, एक आपको आई स्क्वायर आर मिल गया, I इक्वल टू वी अपॉन आर रख दो, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर मिल गया। चलो, हैंस पावर P इक्वल टू आई इंटू वी की जगह पे आई आर लिख देता हूँ, तो ये बन गया आई स्क्वायर आर। ये भी फॉर्मूला पावर लॉस के लिए है। और P इक्वल टू ये जो आई स्क्वायर आर है उसमें मैं चेंज कर दूँ, आई की जगह पे वी अपॉन आर कर दूँ और होल स्क्वायर और इंटू आर। एक एक आर कैंसिल होगा और नीचे एक आर बचेगा, तो एक बनेगा फॉर्मूला P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ठीक है। एक बचा फॉर्मूला P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अब पावर का मतलब क्या हुआ, एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम ड्यूरेशन, मतलब पर सेकेंड इतनी एनर्जी है वो डिसिपेट हो रही है। तो वो एनर्जी मिलती किधर से है, तो वो एनर्जी मिलती कहाँ से है, तो उसका हम एक यहाँ पे सैंपल देखते हैं कि सपोज एक सेल है जिसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, HCl H2SO4 कोई भी आप मान के चल सकते हो, ठीक है ना। और एक एनोड है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, और एक कैथोड है तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। अब ये बैटरी है वो कैसे चार्ज प्रोड्यूस करती है, उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, मतलब कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे चलो इसने बैटरी ने एनर्जी जनरेट कर ली, ओके। और यहाँ पे मैंने रजिस्टर लगा दिया, रजिस्टर R, और ये रजिस्टर R है वो कंटिन्यूसली हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट कर रहा है। तो इसका काम है कंटिन्यूसली हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को डिसिपेट करना, और ये बैटरी का काम रहेगा कंटिन्यूसली रजिस्टर को एनर्जी सप्लाई करना। मतलब एनर्जी कंटिन्यूसली यहाँ पे बैटरी में से मिल रही है, जो पहले थी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जो थी वो ये दो जो एनोड एंड कैथोड है उनके बीच में बनी पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी है जब उनको आपने कनेक्ट कर दिया तब जो चार्ज है वो मोशन में आए तब बनी काइनेटिक एनर्जी, और मोशन में आए तब यहाँ पे कंडक्टर में कोलाइड हुए तो हीट एनर्जी के फॉर्म में वो एनर्जी लॉस्ट हुई, ठीक है। तो
ये ऐसे आप बोल सकते हो कि रजिस्टर है वो कंटिन्यूसली हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट करता है और जो सेल है वो कंटिन्यू एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलो तो इतना स्क्रीनशॉट लेके रखो। उसके बाद हम बात करेंगे पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन। तो अब बात करते हैं पावर लॉस इन ट्रांसमिशन केबल। अब समझना, पावर लॉस इन ट्रांसमिशन केबल, तो पावर लॉस उसको मैं नाम दे दूं अगर P, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर एंड पावर लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। अभी किसी के मन में ये डाउट हो सकता है कि ये कैसे, कि P इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है I स्क्वायर R और दूसरा फॉर्मूला है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। दोनों में ये R रेजिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता था P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, राइट है, बट यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो फिर ये कैसे आया P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। आप कोई भी ट्रांसमिशन लाइन ले लो, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम पास कराते हैं विथ हाई वोल्टेज एंड लो करंट। हाई वोल्टेज इसीलिए क्योंकि हमें पावर लॉस मिनिमाइज करना है, लो करंट भी इसीलिए क्योंकि हमें पावर लॉस मिनिमाइज करना है। अब पावर लॉस मिनिमाइज करना है तो ये कंडीशन हमें रखनी है, बट ऐसा क्यों, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर क्यों, जबकि फॉर्मूला दिखाता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो उसके लिए हम ट्रांसमिशन केबल है उसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि सपोज कोई एक पावर स्टेशन है जहां से ये पावर जनरेट हुआ, ओके, मतलब ये हो गया सोर्स, ठीक है। ये सोर्स है, सोर्स से जो करंट निकला वो आई, और यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पे मतलब एट सोर्स, वो पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। अब ये पावर लाइन है वो तो 100 किलोमीटर लंबी भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वो दो प्लेस के बीच में डिस्टेंस कितना भी हो सकता है। सपोज नर्मदा डैम है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और वो इलेक्ट्रिसिटी हम पहुंचा रहे हैं सूरत तक या तो वापी वलसाड़ तक, ठीक है ना। तो ये ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम तक ये इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है। तो जितना लंबा वायर होगा हमें पता है कि रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो पावर लॉस ज़्यादा ही रहेगा। हाँ, पावर लॉस हम ज़ीरो नहीं कर सकते, बट जितना हो सके उतना मिनिमाइज़ करने की ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो ट्रांसमिशन केबल है कनेक्टिंग वायर से उसका रजिस्टर RC है। RC मतलब क्या, रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर, और वो हमें पहुंचानी है अपने डेस्टिनेशन पे, मतलब ये फाइनल पोजीशन है कि जहां पे हमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है और यहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, ठीक है। तो यहां पे हमें देखना है, समझना कि यहां पे जो पावर जनरेट हुआ वो P इक्वल टू V इंटू I विच इज कॉन्स्टेंट। जो पावर जनरेट हुआ है वो P इक्वल टू V इंटू I विच इज कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है। बट यहां पे जो पावर लॉस हो रहा है, पावर लॉस हो रहा है P, ओके, पावर लॉस इन कनेक्टिंग वायर में PC बोल देता हूं, तो ये बनेगा IC स्क्वायर इंटू R। यहां से जो करंट जाने वाला है वो I,
तो उसको मैं नाम दे देता हूँ IC² इंटू आर। तो यहाँ से जो करंट पास होगा वो यहाँ से निकला वही होगा, क्योंकि सब कुछ सीरीज में है। तो IC की जगह पे मैं R लिख सकता हूँ, I लिख सकता हूँ, और रेजिस्टेंस मुझे लेना है कनेक्टिंग वायर का, तो I²RC, PC इक्वल टू I²RC। ये क्या है? पावर लॉस इन ट्रांसमिशन केबल। अब I इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे देखो P इक्वल टू V इंटू I, ये कांस्टेंट है पावर, तो I इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? P डिवाइड बाई V। तो यहाँ पे हो गया P डिवाइड बाई V होल स्क्वायर इंटू RC, मतलब ये बन गया P² डिवाइड बाई V² इंटू RC, पावर लॉस इन कनेक्टिंग वायर। अब ये दो फॉर्मूला में देखो, रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक करंट वो डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे कितना वोल्टेज रखते हो। क्यों? क्योंकि पावर जनरेटेड है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर मैंने वोल्टेज हाई किया तो करंट लो हो जाएगा, वोल्टेज में लो कर दूं तो करंट हाई हो जाएगा, बट दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे पावर लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² हुआ, यहाँ पे पावर लॉस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V² हुआ, और ये जो पावर था वो पावर जनरेटेड था। क्लियर? तो इसीलिए ट्रांसमिशन केबल की जब बात आती है तब हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हैं विथ हाई वोल्टेज एंड लो करंट। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो पावर लॉस है वो ट्रांसमिशन केबल के अंदर I² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेगा और V² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रहेगा। यहाँ पे भी देखो RC कांस्टेंट है और ये P पावर जनरेटेड वो भी कांस्टेंट है। क्लियर? तो ये P है वो सोर्स के पास पावर था वो कांस्टेंट है। क्लियर? मन में याद रखना है, ये दोनों पावर अलग अलग हैं, ये पावर जनरेटेड है, ये पावर लॉस इन ट्रांसमिशन केबल है। अब देखते हैं कि ये वोल्टेज हाई कैसे करे और करंट लो कैसे करें। तो एक डिवाइस है ट्रांसफॉर्मर जिसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन क्या है, ओके, कैसे वर्क करता है, फॉर्मूला कैसे आया, वोल्टेज कैसे इंक्रीज हुआ, ये सब बात हम करेंगे आगे के चैप्टर्स में, क्योंकि उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मैग्नेटिज्म। ठीक है? तो अभी सिर्फ मैं बता देता हूं कि ट्रांसफॉर्मर करता क्या है। तो आपने यहां पे इनपुट साइड पे एक ट्रांसफॉर्मर लगा दिया, कहां पे? इनपुट साइड पे, और यहां पे हमें हाई वोल्टेज चाहिए, इसलिए मैं यहां जो ये पार्ट है उसको मैं बोलूंगा प्राइमरी, जहां से मैं इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने वाला हूँ वो आगे जाने वाली है। तो यहाँ पे करंट था I और ये दो टर्मिनल के बीच में वोल्टेज था V। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करा दूँ, समझना, तो यहाँ से ज़्यादा यहाँ पे टर्न्स है, और एक चीज़ याद रखनी है कि वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो गए, तो यहाँ पे आते आते वोल्टेज है वो इंक्रीज हो गया और इसमें से पास होने वाला करंट है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है ना? अब कोई टेंशन नहीं है, अभी हम ट्रांसमिशन केबल में इसको भेज सकते हैं दूर तक। ठीक है? तो ये हमने भेज दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी हमने ट्रांसफर कर दी हाई वोल्टेज के साथ लो करंट के साथ, ताकि पावर है वो मिनिमाइज हो जाए, पावर लॉस है वो मिनिमाइज हो जाए। क्लियर? तो ये ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जो वोल्टेज इंक्रीज कराए। यहाँ पे आपने सपोज दिया था 220 वोल्ट, यहाँ पे हो सकता है वो 1000 वोल्ट दे दे, वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करके देगा, और वोल्टेज अगर इंक्रीज हुआ तो करंट ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, क्योंकि पावर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो पावर इक्वल टू V इंटू I, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। ओके, फिर सामने की ओर जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा रहे वहाँ पे इतने हाई वोल्टेज पे आप इंस्ट्रूमेंट्स कोई नहीं चला सकते। ठीक है ना? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो इतने हाई वोल्टेज
पे काम नहीं कर सकती। तो फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वोल्टेज डिक्रीज कराने की ट्राई करेंगे। तो डिक्रीज कराने के लिए दूसरा ट्रांसफॉर्मर, जिसमें आप यहाँ पे टर्न्स ज़्यादा रखोगे और यहाँ पे टर्न्स कम रखोगे। क्लियर? तो प्राइमरी वाइंडिंग में यहाँ पे ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, यहाँ पे टर्न्स ज़्यादा है, यहाँ पे टर्न्स कम है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज फिर से क्या हो जाएगा, डाउन, और करंट क्या हो जाएगा, अप। मतलब जो इनिशियल कंडीशन थी वो हमें मिल जाएगी, इनिशियल कंडीशन थी वो हमें मिल जाएगी। वोल्टेज डाउन हो गया, करंट अप हो गया। और ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में ये जो है रेक्टेंगुलर आपको दिख रहा है वो सॉफ्ट आयन का मटेरियल है और ये कॉइल है। ठीक है, कैसे वर्क करता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद रख लो कि जहाँ पे सोर्स है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वहाँ पे हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा के वोल्टेज को अप कर देते हैं ताकि करंट डाउन हो जाए। फिर हम लो करंट पे ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं ताकि यहाँ पे कनेक्टिंग वायर के अंदर पावर लॉस कम हो जाए, और फिर सामने जाके फिर से वोल्टेज को डाउन करके करंट को अप कर देते हैं ताकि हमें जो ओरिजिनल जनरेट हुआ था पावर वो मिल जाए। ठीक है, चलो ये हो गया पावर लॉस इन ट्रांसमिशन केबल्स। तो आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। तो नोट्स बना लेना अच्छे से, और अगर कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो, उतना डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं वैसे। फिर हम आगे के वीडियोस में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।